हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज यादव नाइस वेलनेस मैनेजमेंट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नाइस वेलनेस कोच की ट्रेनिंग सेशन में। आज हम जो बीमारियां लेंगे वो हैं कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और स्टोमक एक और डायरिया। ये चारों बीमारियां एक ही सिस्टम से रिलेट करती हैं और वो है हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पे ये डिपेंड है चारों बीमारियां, तो इनको आज हम लेते हैं। बात करते हैं कि ये कैसे होती हैं और क्या एक तरीका है इनको होने का, राइट। तो इसको अपन देखिए, साधारण भाषा में हम समझेंगे हर चीज़ों को, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो उनको मेडिकल भाषा ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो उन सबको साथ लेते हुए हम चलेंगे। तो बहुत ही साधारण भाषा में हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि नॉलेज प्रॉपर मिले और आपको उन चीज़ों की एक प्रॉपर जानकारी मिले। हमें हमारा प्रभाव दिखाने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि सभी को नॉलेज प्रॉपर मिले, राइट। तो अभी इनको लेते हैं। तो आप ये समझिएगा कि जैसे एक पाइप होता है और उस पाइप लाइन जो होती है जिसमें पानी जाता है, अब उसमें कचरा फंस जाता है, धीरे धीरे कचरा फंसता चला जाता है और फिर वो रुक जाता है पूरी तरीके से। तो क्या होता है, पानी बिल्कुल रुक जाता है, वहां पर एक ब्लॉकेज हो जाता है। तो सेम ऐसे ही हमारे मुख द्वार से लेकर के और नीचे गुदा द्वार तक एक पाइपलाइन हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें जब हमारा खान पान बिगड़ता है, तो खान पान बिगड़ने की वजह से जो प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है और हम मानव निर्मित तरीके से खान पान खाने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके वहाँ पर वो कचरे के रूप में अवरोध पैदा होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है और फिर हमें एट लास्ट कब्ज लगती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और फिर कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारी अदर बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो ये एक हमें इस तरीके से समझना चाहिए। अब यहाँ इन चारों बीमारियों में से एक डायरिया जो है, इसको हम एज ए बीमारी काउंट ना करके, ये हम जैसे हमने फीवर के केस में बताया था कि फीवर भी एक बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक इंडिकेटर है कि शरीर के अंदर वायरस पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनको जो बाहरी जो विजातीय तत्व आ जाते हैं उनको खत्म करने के लिए टेम्परेचर बढ़ता है। सेम ऐसे ही वमन, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना और दस्त लगना, यानी कि ये दोनों ही चीजें क्या है, ये हमारी बॉडी को शुद्ध करने के लिए हैं। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई सिस्टम खराब होता है, यानी कि खान पान से रिलेटेड, यानी कि कुछ हमने गलत खाया या कुछ अवरुद्ध खाना हमने खाया, तो वो सब चीज़ों में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो बॉडी क्या करती है, दस्त के रूप में उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। या फिर खाना अगर ऊपर ही है तो अमाशय में है, तो उसको वो वमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करती है। तो वमन और डायरिया, इन दोनों केस में हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इसको तुरंत ठीक किया जाए। ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, तो इसको होने दिया जाए। अगर वमन हो रहा है तो होने दिया जाए, अगर डायरिया है, दस्त है, तो उसको होने दिया जाए। तो लेकिन उसकी एक लिमिट है, कुछ लिमिट तक उसको होने दिया जाए। लेकिन जब आपकी बॉडी को फील हो जाए, देखो सबसे बेटर जो हमारा इंडिकेटर है वो है बॉडी। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अब हमें क्या करना है। तो आपको वमन हो करके शुद्ध हो गया और फिर भी बार बार आपको वमन होने का महसूस हो रहा है, फीलिंग आ रहा है, तो फिर आप उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। आपको डायरिया हुआ तो तुरंत चिंता ना करें, वो आपके लिए अच्छा था, तो अब आप उसको बॉडी को शुद्ध होने दे रहे हो। उसके बाद में आपको फीलिंग हुआ कि बहुत हो लिया और आप बॉडी भी शुद्ध हो गया है, लेकिन अभी भी आपको बार बार ऐंठन पैदा हो रही है आपके पेट में और आपको बार बार आप फ्रेश होने जाते हो लेकिन कुछ वेस्टेज नहीं निकलता है, या आपको ऐसा लगता है कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट करना होता है। ओके, बाकी इसको बीमारी ना समझ करके ये हमारे शरीर के लिए एक फायदेमंद एक इंडिकेटर है। और जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है और इंडाइजेशन है,
ये बीमारी है, इनको हम डिजीज की श्रेणी में लेते हैं। क्योंकि ये क्या हुआ है, ये इंडाइजेशन हुआ है, तो अब इसको ठीक करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंडाइजेशन को और इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये फिर बहुत ज्यादा बड़े रोगों के अंदर तब्दील हो सकते हैं, राइट। तो अब देखो इसमें ये करना है हमें कि एक तो इन सब ये जो बीमारियां हैं ये पाचन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां हैं, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं। तो सामान्य तरीके से आप इसको ये समझिए कि अगर हम खान पान खाते हैं, मुख द्वार से खान पान जाता है, नीचे हमारे आमाशय में जाता है, उसके बाद में वहां कुछ जैसे पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, वहां से हमारा कुछ पाचक रस वहां पर आते हैं और वो उसमें एक उसको पचाने का काम करते हैं, उसको मिश्रण बनाते हैं। उसके बाद में हमारा जो फूड है वो जाता है कहाँ पर, आगे इंटेस्टाइन में, राइट। तो वो जैसे छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, वहां हमारे बॉडी के लिए कुछ जो हमारी जरूरी रस हैं, वो जैसे एक छलनी हम समझ सकते हैं कि वहां उसकी जो त्वचा होती है, हमारी त्वचा नहीं बोलेंगे, उसकी जो लेयर होती है इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर, उसके ऊपर कुछ छिद्र टाइप में होते हैं, या हम इस छलनी के रूप में उसको समझ सकते हैं। बॉडी के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, जो भी कुछ हैं, वो वहां से हमारी बॉडी लेती है और हमारे अलग अलग हमारे जो कोशिका हैं वहां पर पहुंचता है, और हर कोशिका को वहां पर फिर भोजन मिलता है, वहां ब्लड के माध्यम से वो सारा प्रोसेस होता है, राइट। और जो वेस्टेज बच जाता है वो फिर बड़ी आंत से होता हुआ और फिर हम उसको वेस्टेज के द्वारा बाहर निकालते हैं। ये एक सिस्टम होता है। अब ये सिस्टम बिगड़ता कब है? ये बिगड़ता है कि जो गॉड ने, जो भगवान ने हमारे लिए जो सिस्टम बनाया है खाने पीने का, प्रकृति ने जो हमें दिया है खाना पीना, यानी कि एक कच्चे जो पदार्थ हैं, कच्ची सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये खाने के लिए हमारे लिए बने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एनिमल फूड्स यानी कि दूध, दही, घी ये खाते हैं, या फिर हम जो हमारी जो प्राकृतिक से जो चीजें मिली हैं उनको पका के खाते हैं, हम उनको भून के, उनको तल के खाते हैं। तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, वो हर एक फूड में एक सिग्नल सिस्टम इनबिल्ट होता है, छुपा होता है, और हमारी बॉडी उस सिग्नल सिस्टम को पहचानती है अगर हम कच्ची फॉर्म में उसको रॉ फॉर्म में लेते हैं। तो अब वो सिग्नल सिस्टम ऐसा होता है कि वो जो हमारे बॉडी में गया, तो वो सिग्नल सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी को पता है कि कितनी मात्रा में किस चीज को कहाँ पहुंचाना है, राइट। लेकिन अगर आप उसको पका देते हैं, रोस्टेड कर देते हैं, तल देते हैं, तो वो सिग्नल सिस्टम बिगड़ जाता है और हमारी बॉडी उसको पहचान नहीं पाती है। सिर्फ भूख मिटती है, वहां जो उसको भूख मिटाने के लिए जो चीजें गई अंदर वो भूख मिट जाती है, लेकिन बॉडी का जो सिग्नल सिस्टम है वो वहां पर काम नहीं करता है, और कौन सी चीज कहाँ स्टोर होनी है, कहाँ जानी है, वो सब सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और वहीं से फिर स्टार्टिंग होती है बीमारियां, हमारा इंडाइजेशन होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर स्टोमक एक होता है, और ये सारी चीजें वहां से स्टार्ट होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कच्ची चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। अब देखो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, हम पका के खाते हैं, स्वाद भी, हालांकि कच्ची चीजों में बहुत स्वाद होता है, लेकिन उसमें स्वाद आने में अभी वक्त लगेगा आपको, क्योंकि बहुत समय से हम पका के चीजों में स्वाद ले रहे हैं। लेकिन जब एक बार आप कच्ची चीजों पे रॉ चीजों को खाने लगेंगे, तो आपको उसमें भी स्वाद आने लगेगा, और इतना स्वाद आने लगेगा कि आपको पकी हुई चीजों में स्वाद आएगा नहीं, इतना स्वाद वहां पर आने लगेगा। एक्चुअल में असली स्वाद तो कच्ची चीजों में ही होता है, और कच्ची चीजों को जब हम पका देते हैं तो उसका नेचुरल स्वाद तो वहां पर खत्म ही हो जाता है। फिर स्वाद किसका बच गया? वो सिर्फ मसालों का और अदर चीजों का। तो एक्चुअल स्वाद वहां पर नहीं रहता है। लेकिन ये प्रोसेस में ढलने में अभी आपको वक्त लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने खाने का 60-70% हमें रॉ मटेरियल लेना है, ग्रीन सैलेड लेना है, ग्रीन जूसेज लेने हैं, या फिर आप फ्रूट्स लेने हैं, ये सब चीजें, नट्स लेने हैं, ये ले सकते हो आप 70% में, 60-70% में।
और 30-40% में आप पकी हुई चीजें जो भी आप खाते हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम अमूमन उल्टा ही करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट करते हैं। तो इस और अपोजिट भी क्या, बहुत ज्यादा अपोजिट करते हैं। बहुत लोगों के केस में तो ये है कि अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि कच्ची चीजें कब खाई थी, तो उनको खुद याद नहीं है कि कब उन्होंने कच्ची चीजें खाई, तो बॉडी तो खराब होनी ही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा खान पान का अपना बदलाव कीजिए और चीजों में स्वाद बनाया जा सकता है। हम आपको आगे एक ऐसा वीडियो भी देंगे जिसमें आप स्वादिष्ट चीजें बना सकते हो। स्वादिष्ट चीजें आप कच्ची सामग्री से कैसे स्वादिष्ट चीजें बना सकते हो, कच्ची सैलेड से कैसे बना सकते हो, वो सब चीजें आएंगी। राइट, तो अब बात करते हैं इन बीमारियों पे, वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो देखिए, अब कॉन्स्टिपेशन, स्टोमक एक और इन सब चीजों पे एक बार हम पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या इसमें ओवरऑल क्या किया जाए। तो ओवरऑल करने के लिए है कि आपको इनमें देखिए सीरियस जो डिजीज है वो क्या हो सकती हैं। एक तो स्टोमक एक, पेट दर्द, आपको पेट दर्द हुआ तो ये एक सीरियस कंडीशन है, राइट। और एक है डायरिया, दस्त हुआ, तो ये एक सीरियस कंडीशन है। तो इन दोनों ही केस में आपको क्या करना है, तुरंत प्रभाव से आपको फास्टिंग करनी है नारियल पानी के साथ में। यानी कि आपको कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं है, सिर्फ नारियल पानी आपको वहां पर लेना है। और इस तरीके से आपको 1 डे की यानी 24 आवर्स की फास्टिंग करनी है। तो जैसे ये फास्टिंग पे आप आते हो तो आपको रिलीफ होने लग जाएगा। ये एक मेन वर्क आपको करना है। सो कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, ये दोनों क्या है। अब ये देखिए, अचानक से ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं आती इन दोनों में। ये तो क्या है, धीरे धीरे अपच हो रही है, कई दिनों से हम झेल रहे हैं उसको, कब्जी हो रही है, कई दिनों से हम झेल रहे हैं उसको। तो ये ऐसे अचानक वाली कंडीशन नहीं होती है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है, जो अचानक नहीं हो रही है, लंबे समय से चलती आ रही है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो। देखिए, आपको हफ्ते में 1 दिन का फास्टिंग करना है, ये नारियल पानी के साथ में। कोई भी एक आप डे चूज कर लीजिएगा, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी, और उसमें आपको 24 आवर्स के लिए 1 डे का जो व्रत रखना है, आपको वो व्रत रखना है नारियल पानी के साथ में, राइट। अच्छा, डायरिया के केस में एक चीज याद रखनी है आपको कि कोई भी जूसेज आपको यहाँ पर नहीं लेने हैं, अदर जूसेज नारियल पानी के अलावा, क्योंकि जूसेज आकर आप डायरिया के केस में लोगे तो वो उसको प्रमोट ही करेगा, बढ़ाएगा, राइट। तो वहां पर आपको बचना है। सो अब ये चीज हो गई। अब इसमें क्या करना है, जो आपके कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन हो गया, इसमें क्या करना है, एक तो ये हो गया व्रत का, हफ्ते का, और आपको डीआईपी डाइट को फॉलो करना है। कुछ समय के लिए आपको डीआईपी डाइट को फॉलो करना है। जैसे जैसे आप ठीक होने लग जाएं तो आप थोड़ा सा अपनी रेगुलर डाइट पे आ सकते हैं, या जो आप घर का खान पान खा रहे हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको वही जो बताया 70% के समथिंग आपको रो मटेरियल आपको पहले खाने से पहले लेना है प्लेट 1 में। जो डीआईपी डाइट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हमारे चैनल्स के ऊपर ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप डीआईपी डाइट आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें आता है कि अब देखिए, जो बीमारी होती है, अब ये बीमारियां हैं, अब इसमें कुछ असहजता पैदा होती है, कुछ पेन होता है, दुख होता है। तो उन सब चीजों को कवर करने के लिए और बीमारी को जल्दी रिकवर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं। तो वो नुस्खों के बारे में आपको हम बता देते हैं। लेकिन अब इन नुस्खों से बताने से पहले आपको 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इनमें जो मात्रा बताई जाएगी, नुस्खों में जो मात्रा बताई जाएगी वो बताई जाएगी स्कूप में, 1 स्कूप, 2 स्कूप, 3 स्कूप, इस प्रकार से। तो स्कूप क्या है, एक टी स्पून का 8वां हिस्सा, 8th पार्ट ऑफ टी स्पून। तो एक जो टी स्पून है, चम्मच है, उसका 8वां हिस्सा है एक स्कूप, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मात्रा हम बताएंगे ये है 40 किलो से ऊपर के व्यक्ति के लिए, 40 किलो से लेकर 80 किलो, यानी कि आप ये कह सकते हो 40 किलो से ऊपर के व्यक्ति के लिए आप ये मात्रा जो बताई जाएगी वो ले सकते हैं। 20 किलो से 40 किलो का अगर व्यक्ति है
तो उसके लिए ये मात्रा को आपको हाफ कर देना है। जैसे आपको 2 स्कूप किसी में बताया गया है, तो 2 स्कूप की बजाय आपको क्या कर देना है, 1 स्कूप कर देना है। ये एक एग्जाम्पल लिया है। और अगर वजन है 10 किलो से लेके 20 किलो, तो उस केस में आपको ये जो मात्रा हम बताएंगे इसको करना है आपको 1/4, चौथा हिस्सा कर देना है। तो ये आपको समझना है। और एक थर्ड पॉइंट ये है कि हम ये जो प्राकृतिक नेचुरोपैथी डॉक्टर बीआरसी के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस पे अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो कोई इमरजेंसीज ऐसी नहीं आती है कि आपको आनन फानन में कुछ करना पड़े। लेकिन अगर आप, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिसिन को पहले से ले रहा होता है, और वो सब चीज़ों के प्रभाव की वजह से कोई भी इमरजेंसी उसको किसी भी टाइम होती है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको इस प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है तो आप उसमें अपने स्वविवेक से, अपने दिमाग से उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपना निर्णय लें, और अपने निजी चिकित्सक या पास के हॉस्पिटल्स या किसी भी प्रकार के एक्सपर्ट डॉक्टर से आप सलाह लेकर के अपनी स्थिति को कंट्रोल करें, राइट। और जो हम बता रहे हैं ये एक रेगुलर बेसिस का एक खान पान और एक इलाज है, ये किसी इमरजेंसीज के लिए आपको नहीं बताया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं कि इसमें क्या आयुर्वेदिक नुस्खे हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं तो उस पे हम कवर कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए एक तो इसमें क्वेश्चन है, जीभ के छाले भी पेट की प्रॉब्लम की वजह से हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीभ के छाले अगर है तो एक तो मिर्च मसाला तो खाना वैसे भी बंद हो ही जाता है, क्योंकि आप डीआईपी डाइट करेंगे, राइट। और जैसे जैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन खत्म होगा तो जीभ के छाले की जो समस्या है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, राइट। अच्छा, दूसरा, जीभ के छाले अगर हैं तो हम आपको बता देते हैं इसमें भी कि जो आता है त्रिफला चूर्ण, तो उसको रात में आप भिगो दें और फिर आप उसका कुल्ला करें, तो वो आपके जीभ के छाले में आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, और क्वेश्चन है कि जैसे आप कोई ये कहता है कि सर मैं तो सर काफी बार दिन में फ्रेश होने जाता हूँ, तो क्या मेरे इंडाइजेशन, देखिए इंडाइजेशन हो सकता है, आप फ्रेश बार बार होने जा रहे हो, 2-3 बार फ्रेश होके आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंडाइजेशन नहीं हो सकता। इंडाइजेशन एक पहली स्टेज है, कॉन्स्टिपेशन एक बाद की स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज पे आप फ्रेश होने तो जा रहे हो, लेकिन पेट भी आपका कुछ साफ हो रहा है, लेकिन इंडाइजेशन तो बना हुआ है। तो वो इंडाइजेशन का पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा आपको खाना खाने के बाद क्या फीलिंग आती है, आपको भारीपन रहता है, आपको एसिडिटी होती है, आपको असहजता महसूस हो रही है, और आपको टाइम पे भूख नहीं लग रही है। तो ये सब इंडाइजेशन की सिम्टम्स हैं। और इंडाइजेशन का फिर अगला रूप होता है फिर कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन होने पर फिर आपको प्रॉब्लम होती है पेट साफ करने में, राइट। तो अब ये एक क्वेश्चन हो गया, तो ये आप भली भांति समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन है तांबे के लोटे से रिलेटेड। तो इस केस में तांबे के लोटे को बहुत लोग यूज करते हैं। तो एक इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि तांबे के लोटे में अगर आप पानी लेते हो तो पहली बात तो हर व्यक्ति के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि तांबे का पानी शरीर के अकॉर्डिंग कई बार सूटेबल नहीं होता है। तो आप ये पहले से ही अपने मन को बना के ना बैठें कि तांबे का पानी ही लेना है। अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप उसको लेके देख लें कुछ दिनों तक, और फिर भी आपको कुछ उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर आपको और कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो आप उस तांबे के पानी को बंद कर दें, राइट। कभी कभी आप ले सकते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे तांबे का पानी आप ना लें। तो फिर कौन सा पानी लें, आप लिविंग वाटर ले सकते हैं, यानी कि जो लिविंग वाटर हमने हमारे चैनल्स पे बताया हुआ है वहां से आप देखें, और लिविंग वाटर आप बना लें, घर पे आराम से बनाया जा सकता है। और आप मटके का पानी लें, मटके के जो पानी आपने रख दिया है उसको आप लें। उसको अगर वो मटके का ठंडा हो जाता है तो मटके का जो पानी रखा हुआ है पूरी रात भर का, तो उसको फिर आप किसी कांच के बर्तन में, स्टील के बर्तन में रख लेता हो, गर्म हो जाएगा, राइट।
या उसको हल्का सा आप गुनगुना कर सकते हैं, करें तो, नहीं तो बाकी नॉर्मल रखें। देखो प्रकृति ने आपको नॉर्मल रूप से रहने के लिए ही एक तरह से इंडिकेट किया है हर जगह पर, तो आप नॉर्मल ही रहें। गर्म करने की कोशिश करने में हम अपना टाइम भी व्यर्थ करेंगे और बेकार है सब कुछ। ना तो हम ठंडा करें फ्रिज के माध्यम से, ना हम गर्म करें, जो नॉर्मल है वो चलने दें। ओके, तो थोड़ा उसको अगर गर्म करना है तो भाई यही है कि आप मटके से हटा करके उसको स्टील या कांच के बर्तन में रख दें तो वो गर्म हो जाएगा। कांच के पात्र में रख के आप जो सन रेज हैं उसमें रख दें तो थोड़ी देर में वो गर्म हो, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप ये दे सकते हैं। अच्छा, एक बात तांबे के बर्तन के पानी के ऊपर हम आपको ये बता दें कि उसको कभी भी गर्म करके ना पिए। तांबे के पानी को आप जैसे रात में लिया है, आप उसको गर्म करें और फिर पिए तो वो कई केसेस में क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो वो आप गर्म ना करें, उसको नॉर्मल रूप में ही लें। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और ये बीमारियां हमने ली, चारों प्रकार की बीमारियां। ओके, तो इसमें अगर थेरेपी की बात करें तो थेरेपी आप देखिए 0 वोल्ट थेरेपी आप हर बीमारी में लेके रखें। ये तो रेगुलर बेसिस पे आप 0 वोल्ट थेरेपी रखें, यानी कि जमीन के टच में रहें। जमीन के टच में नहीं रह सकते तो आप 0 वोल्ट यूज करें, 0 वोल्ट का जो किट है वो यूज करें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और हॉट वाटर इमर्शन, देखो आपकी बॉडी में कुछ भी जमा हो रखा है, गंदगी जमा हो रखी है, राइट, कहीं भी टॉक्सिन है, उसको निकालने के लिए आपको हॉट वाटर इमर्शन लेना है। अब इन बीमारियों के केस में जैसे मान लो आपको स्टोमक पेन है, तो पेन की कंडीशन में आप वो ले सकते हैं, लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। आपको ओबेसिटी हो गया, मोटापा हो गया, हालांकि मोटापे का अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मोटापे के केस में भी आपको ये हॉट वाटर इमर्शन लेना है। जब आप हॉट वाटर इमर्शन लेंगे तो आपका ओबेसिटी, मोटापा कम होने लगेगा। एक एक दिन में आपका 1-2 किलो वजन उसमें कम हो जाएगा। तो ये भी इसी से रिलेटेड है, ओबेसिटी इसलिए इसमें ले लिया है। तो मोटापा आपका कम करने के लिए ये करना है, राइट। बाकी डाइट वगैरह तो जो आपका डीआईपी डाइट है ये तो चलाना ही है। तो ये इसमें हो गया। और डीआईपी डाइट के अलावा आपको ये एक तो डीआईपी डाइट और एक आपका थेरेपी और एक आपका आयुर्वेदिक नुस्खे, रेमेडीज, तो इनके माध्यम से आप पूरी तरीके से बिल्कुल अपने आप को हील कर सकते हैं, राइट। सो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे।